हेलो बच्चों, आज जो हम क्लास में स्टडी करेंगे यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि क्या रेडियस ऑफ जायरेशन होता है और क्या एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ गायरेशन की बात, रेडियस ऑफ गायरेशन या रेडियस ऑफ जायरेशन एक ही बात है। रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है, पहले हम इस पर बात करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी है और यहाँ पर कोई भी ये अनशेप्ड बॉडी है। कैसा बॉडी है? अनशेप्ड बॉडी है। तो पहले जो हम बात कर रहे हैं किसी भी अनशेप्ड बॉडी की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी बात अनशेप्ड बॉडी के लिए सही है तो वह शेप्ड बॉडी के लिए तो सही होगा ही। कोई भी बात अगर अनशेप्ड बॉडी के लिए सही है तो वह शेप्ड बॉडी के लिए तो सही होगा ही। आई बात समझ में? अब यहाँ पर देखिए, यह कोई भी अनशेप्ड बॉडी है और इसका रेडियस ऑफ जायरेशन कहाँ पर होगा, ये हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, इसमें ये कन्फ्यूज़न होता है कि क्या रेडियस ऑफ जायरेशन जो है वह क्या सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट होता है, यहाँ से डिस्टेंस होता है, क्या यह सेंटर ऑफ मास होता है? तो इसका जवाब है सेंटर ऑफ मास नहीं होता है। रेडियस ऑफ जायरेशन नहीं तो सेंटर ऑफ मास होता है, नहीं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट होता है। ये नहीं तो सेंटर ऑफ मास होता है और नहीं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस होता है, या कुछ और ही पॉइंट होता है। देखिए, समझने के लिए आप इसको समझ सकते हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशन जो है किसी भी बॉडी का एक्सिस से वह डिस्टेंस है जिसके अबाउट कि पूरे बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसीडर किया जा सकता है। पूरे बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसीडर किया जा सकता है एक्सिस से, वह उस पॉइंट का वह सर्टेन डिस्टेंस है। यह समझने के लिए है। लेकिन रेडियस ऑफ जायरेशन का जो एक्चुअल डिफिनेशन निकलेगा वो जब आपको हम यहाँ पर समझाएंगे तो लास्ट में एक फॉर्मूला निकलेगा, उसके आधार पर हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन को डिफाइन करते हैं। लेकिन ये समझने के लिए है कि रेडियस ऑफ जायरेशन किसी भी बॉडी का किसी एक्सिस से उस पॉइंट तक का वह डिस्टेंस है जिसके अबाउट कि उस बॉडी के पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है। अब जैसे देखिए, मान लेते हैं कि जैसे यह कोई भी अनशेप्ड बॉडी है और यह कोई भी y डैश एक्सिस है, तो अगर यह वह पॉइंट है एक्सिस से, तो ये डिस्टेंस यहाँ कितना हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के कंसीडर कर रहे हैं। तो इस डिस्टेंस के अबाउट पूरे बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसीडर किया जा सकता है। तो वह जो डिस्टेंस होगा एक्सिस से उस पॉइंट तक का, वही कहलाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन। और पहले तो ये आप कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर लीजिए, कंफ्यूज ना करें। ये सेंटर ऑफ मास का पॉइंट नहीं होगा, ना ही ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होगा। यह कुछ और पॉइंट होगा, यह कोई और पॉइंट होगा, यह एक स्पेशल पॉइंट है जिसके अबाउट कि पूरे बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग इस एक्सिस के अबाउट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है ये आपका के है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यह कोई भी अनशेप्ड बॉडी है और इसमें मान लेते हैं कि हजारों लाखों पार्टिकल है, हजारों लाखों पार्टिकल है। मान लिया इसका मास m1 है, इसका डिस्टेंस एक्सिस से r1 है। फिर माना इसका मास m2 है, डिस्टेंस इसका एक्सिस से r2 है। माना फिर m3 है, डिस्टेंस इसका r3 है। ये मास माना कि m4 है, डिस्टेंस इसका r4 है। तो पूरे बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा फॉर्मूला के हिसाब से क्या करते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट y डैश एक्सिस क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर
इस तरह से और भी होगा, तो ये आपका सोन और जुट जाएगा, जितना भी होगा क्या होगा, सभी जुटेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर हम ये माने कि सभी पार्टिकल आइडेंटिकल है, क्या है, सभी पार्टिकल आइडेंटिकल है, जैसे मान लेते हैं कि M1 M2 M3 M4 साहब सभी पार्टिकल आइडेंटिकल है और ये सभी बराबर है, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर सबको बराबर मानेंगे तो हम स्मॉल m कंसीडर कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा, m को हम बाहर निकालेंगे, m बाहर निकल जाएगा, m बाहर निकल जाएगा, तो फिर क्या बच गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर प्लस सो ऑन, ऐसे बच गया। ठीक बात है। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अगर इस बॉडी में हमने कहा कि लाखों लाख पार्टिकल है, अगर हम कहते हैं कि इस बॉडी में सपोज कि n पार्टिकल है, कितना पार्टिकल है, कितना पार्टिकल है, n पार्टिकल है, n नंबर ऑफ पार्टिकल है, कितना पार्टिकल है, n नंबर ऑफ पार्टिकल है, n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इफ बॉडी कंसिस्ट n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें कितना पार्टिकल माना हमने, n पार्टिकल माना, कितना पार्टिकल माना, n पार्टिकल माना। अच्छा अब ये बताओ एक पार्टिकल का मास कितना है, स्मॉल m है, एक पार्टिकल का मास स्मॉल m है, अगर 2 पार्टिकल होता तो 2m होता, 3 पार्टिकल होता तो 4 पार्टिकल होता तो 5 पार्टिकल होता तो n पार्टिकल है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, nm या mn, और यही क्या हो जाएगा, टोटल मास होगा। कैपिटल M क्या मान रहे हैं, कैपिटल M क्या मान रहे हैं बॉडी का, ये टोटल मास है, टोटल मास कितना मान रहे हैं हम, कैपिटल M मान रहे हैं, तो m इंटू n ये आपका टोटल मास हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा साहब। बोलो क्या इसमें कोई तकलीफ है, क्लियर है। अब ये बताइए कि जैसे अब इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, क्या है, ये एक्सिस y डैश है, तो इस डिस्टेंस के अबाउट इस बॉडी का पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जा सकता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी mi ऑफ होल बॉडी इज आल्सो गिवन बाय, क्या दिया जा सकता है साहब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू m के स्क्वायर दे सकते हैं, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m के स्क्वायर दे सकते हैं जनाब, वेयर k इक्वल टू रेडियस ऑफ जायरेशन, वेयर k इक्वल टू रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन जो कहिए, इसके अबाउट जो है पूरे बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को दिया जा सकता है। आई बात समझ में। तो रेडियस ऑफ जायरेशन जो है किसी भी बॉडी का किसी सर्टेन एक्सिस से वह डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस के अबाउट पूरे बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसीडर किया जा सकता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर k इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन। कहीं भी किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप m के स्क्वायर दे सकते हैं, वेयर k इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप m के स्क्वायर दे सकते हैं, वेयर k इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए साहब, तो यहाँ पर I इक्वल टू m के स्क्वायर, अब इस m के स्थान पर क्या देंगे, कैपिटल M है तो स्मॉल m इंटू n दे सकते हैं, k स्क्वायर अपने जगह पर है। ये मान लीजिए यहाँ पर ये वाला जो फैक्टर था इसको मानिए फर्स्ट, ये वाला क्या मान लेते हैं फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं सेकंड। बोलो इसमें कोई तकलीफ है, ये फर्स्ट माना ये सेकंड माना, और यह भी पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और यह भी पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्या दोनों बराबर होगा, क्या दोनों बराबर होगा या नहीं होगा। ये भी पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यह भी पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्या फर्स्ट और सेकंड दोनों बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दोनों को अब बराबर कर दिया जाए, दोनों को क्या किया जाए, बराबर कर दिया जाए। डायग्राम बना हुआ आपके पास, ठीक है। तब यहाँ देखिए, इसका मतलब है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को बराबर करिए। m n k स्क्वायर इक्वल टू कितने के बराबर, m
R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर सो ऑन जो भी होगा टोटल, ठीक है। तो अब क्या हो गया देख लीजिए, कट गया तो k स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर सो ऑन, और देना चाहे दे सकते हैं। और नीचे क्या हो गया, n से डिवाइड हो गया, तो ये k स्क्वायर मिला। और अगर k की बात करें तो अंडर रूट R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर प्लस R4 का स्क्वायर अपॉन n। और यही जो है, यही रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए फॉर्मूला होता है। यही रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए फॉर्मूला होता है, k इक्वल टू रूट अंडर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर अपॉन n। बोले इसमें कोई दिक्कत है? इसी के आधार पर हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन को डिफाइन भी करते हैं। पहले इसको लिख लीजिए यहाँ तक। तब ना बोलते हैं लोग कि ज़्यादा बाल बच्चेदार है। नहीं, ठंडा किया तो ठंडा का मज़ा लेगा, सूतेगा। गर्मी क्या तो उसमें भी मज़ा लेगा, है ना। अब वर्षा हुआ तो कोई बातें नहीं, वर्षा पड़ा सर कैसे आएंगे, है ना, है ना, छाते नहीं है तब ना बोलते हैं बाल बच्चेदार है। अब गुरु जी लोग की तो मजबूरी है ना, बात सही है कि नहीं रस्म है। चलो देखो, अच्छा यहाँ देखिए, के लिए आपके पास फॉर्मूला या रेडियस ऑफ जायरेशन का, दिस इज योर रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला है k इक्वल टू रूट अंडर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर अपॉन n। ये रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला हुआ, और इसी के आधार पर रेडियस ऑफ जायरेशन को डिफाइन किया जाता है। कैसे किया जाता है? देखो यह जो शेप है ना, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और खूबसूरत शेप है। इसको बोला जाता है RMS शेप। RMS शेप कहा जाता है। रूट है, मीन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवीजन है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड है। तो ये आपका क्या हो गया, मीन हो गया। और सब पर स्क्वायर है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर, है ना। और नीचे जो है कैपिटल, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड है, जो कि ये मीन का सिग्निफिकेंस देता है। तो रूट मीन स्क्वायर, देयरफॉर रेडियस ऑफ जायरेशन इज द RMS distance from the axis about which whole moment of inertia of the body can be considered or can be taken। आई बात समझ में? तो यहाँ देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन है क्या। रेडियस ऑफ जायरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन या रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन इज द कैसा डिस्टेंस, RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस about which whole moment of inertia, whole moment of inertia can be considered, जिसके अबाउट पूरे बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसीडर किया जा सकता है, माना जा सकता है। तो यह जो है RMS डिस्टेंस है, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, है ना। जैसे सिंपली पूछा जाए भाई रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है,
तो एक्सिस से आरएमएस डिस्टेंस है। क्या है? एक्सिस से आरएमएस डिस्टेंस है, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ? तो यहां देखो आरएमएस डिस्टेंस है ये समझ गए। अच्छा ये बताओ इसका यूनिट क्या होगा रेडियस ऑफ जायरेशन का? यूनिट डायमेंशन के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ के रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होना चाहिए जी? क्या होना चाहिए? मीटर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, मीटर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसलिए कि तो नंबर ऑफ पार्टिकल इससे कोई लेना देना होगा नहीं। तो बाकी तो ये r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, समझने के लिए r1 स्क्वायर के बाद प्लस में है तो सब एक ही बात हटा दिया। तो r1 स्क्वायर का रूट कितना हो गया? r1, और ये डिस्टेंस है, और ऐसे भी ये हमने कहा कि यह डिस्टेंस है एक्सिस से, तो सिंपल ये डिस्टेंस है। तो जब डिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या होगा जी? यूनिट क्या होगा? मीटर। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा? L। आई बात समझ में? ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखिए थोड़ा और रेडियस ऑफ जायरेशन को समझें। देखो जैसे मान लो सपोज अगर हम ये कहते हैं कि कोई भी रॉड है, देखो कोई भी अगर रॉड है, ये अगर एक्सिस है, कोई भी रॉड है और ये अगर एक्सिस है, जैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सपोज ये y डैश एक्सिस है, यहाँ पर ये जो है ये लेंथ L है। रॉड का लेंथ कितना है भैया? रॉड का लेंथ कितना है? रॉड का लेंथ कितना है? मास कितना है? m है। मास कितना है? m है। अच्छा अब ये बताओ क्या इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या ml स्क्वायर लिया जा सकता है? यस और नो? क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ml स्क्वायर लिया जा सकता है? क्या लिया जा सकता है? देख लो, सोच लो। अगर ये सही सही सोच करके अगर आप बता दिए तो समझ लीजिए कि पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको समझ में आ गया। अगर सोच के सही सही, ऐसा नहीं कि गलती से, है ना? क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर लिया जा सकता है साहब? तो इसका आंसर होगा नहीं, ml स्क्वायर नहीं लिया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं सर अभी तो आप तो समझाए थे पहले कि जैसे कोई भी पार्टिकल अगर है, पार्टिकल है, मास m है, इसका डिस्टेंस r है, तो इस एक्सिस के अबाउट तो आपने बताया था कि हम लोग mr स्क्वायर ले सकते हैं। तो हम बिल्कुल कहे थे ले सकते हैं, वो जो कह दिए थे वो तो ब्रह्म लकीर है, वो आप अभी भी कह रहे हैं वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये था कि ये कोई भी पार्टिकल था। पार्टिकल मतलब पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास है, कोई भी पार्टिकल है, ये समझिए। और इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ रही है, ये नहीं करें कि ये रॉड है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो कोई भी पॉइंट है, ये इसका मतलब ये पॉइंट मास है और इसका डिस्टेंस यहाँ से आ रहा है, तो ये हम लोग ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं ले सकते हैं, ml स्क्वायर नहीं ले सकते हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन बन सकता है? देखिए बात दरअसल ये है कि यहाँ पर अगर ml स्क्वायर लेते हैं तो इसका मतलब है इसका सारा पार्टिकल, इस रॉड का सारा पार्टिकल जो है वो L डिस्टेंस पर ही है। क्या ऐसा है कि सभी पार्टिकल L डिस्टेंस पर ही है? मास तो यहाँ सब जगह है कि सभी L डिस्टेंस पर ही है, इधर कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं है। इसका सब जगह यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ml स्क्वायर नहीं ले सकते। ml स्क्वायर लेने का मतलब हुआ कि सब मास यही है, बाकी यहाँ से यहाँ तक मास यही नहीं है, मैदान साफ है। कारण समझ में आया? पहली बात। दूसरी बात, अगर मन में हो कि सर अगर इसका यहाँ पर सेंटर ऑफ मास मान लें, आपने तो कहा था कि सेंटर ऑफ मास वह डिस्टेंस है जहाँ पर कि पूरे मास को कंसीडर किया जा सकता है, जहाँ पर पूरे मास को कंसीडर किया जा सकता है। ये बात तो ठीक है कि सेंटर ऑफ मास
में हम लोग उस जगह पर पूरे मास को कंसीडर कर सकते हैं, करते हैं। लेकिन यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या है कि m इंटू आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर इसमें डिस्टेंस का बड़ा फैक्टर है, डिस्टेंस वाला फैक्टर जो है इसमें ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो जरा सोच करके देखो कि यहाँ पर अगर हम लोग ये लेते हैं तो क्या यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो क्या इससे डिस्टेंस सारे पार्टिकल का यहाँ के रेंज में और यहाँ के रेंज में क्या बराबर है? इधर वाला जो डिस्टेंस है इसका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा और इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक जो पार्टिकल इसका डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में बहुत कम होगा और डिस्टेंस का फैक्टर इसमें मेजर है, इसलिए आर स्क्वायर है। अगर डिस्टेंस को आप 3 मीटर से 4 मीटर कर दीजिए तो उसका स्क्वायर कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 से 16 हो गया। ऐसे 3 से 4 किए तो मात्र 1 मीटर से बढ़ा, लेकिन 9 से 16 मतलब 7 मीटर से बढ़ गया। तो स्क्वायर यहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव है। बोलो बात समझ में आया? तो क्या ये यहाँ से यहाँ तक जो पार्टिकल है, इस सारे पार्टिकल्स का जो डिस्टेंसेस है, क्या यहाँ वाला जो पार्टिकल है ये सारा क्या इसके डिस्टेंस के बराबर है? इधर वाला का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब इधर वाले पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, इधर वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? बहुत कम होगा। आई बात समझ में? तो फिर हम इसके बाद पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कंसीडर कर लें? आई बात समझ में? तब इसमें ये लफड़ा है। इस वजह से आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो हम लोग निकालेंगे तो वह एक उसका स्पेशल तरीका है, कैलकुलस मेथड से हम लोग निकालते हैं, वेरिएबल कंसेप्ट से निकालते हैं। पहले ये बात तो समझ आ गई कि ml स्क्वायर भी नहीं ले सकते और I इक्वल टू m l/2 का स्क्वायर भी नहीं ले सकते। ये बात समझ आ गई? तो अगर ये समझ आ गई तो फिर आगे अब हम लोग क्या लेंगे, कैसे लेंगे, वो फिर हम लोग आगे की बात करेंगे उसमें। लेकिन अब इसके बाद जो समझना जरूरी है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, वो है एंगुलर मोमेंटम। पहले इसको लिख लीजिए, फिर एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। अब आइए, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम। पूरे फिजिक्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से लीनियर मोमेंटम आपके पास क्या होता है? P, लीनियर मोमेंटम को P से इंडिकेट करते हैं, P इक्वल टू एम भी। तो लीनियर मोमेंटम जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका एंगुलर मोमेंटम भी है। देखो, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग डिफाइन करते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नॉन एज एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम L इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी। देखो, जैसे टॉर्क को कैसे डिफाइन किए थे बताओ तो? टॉर्क को डिफाइन किए थे मोमेंट ऑफ फोर्स, आर क्रॉस एफ। मोमेंट ऑफ फोर्स इज नॉन एज टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स इज नॉन एज टॉर्क। तो जहां मोमेंट आता है तो वहां पर ही आपका आर वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर है ये, ठीक है। उसी तरह से यहां पर मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नॉन एज एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का जो मोमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। अब यहां देखिए, जैसे आर क्रॉस पी हुआ तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट है ये, तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा? आर पी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर ईटा। ईटा किसके लिए है? डायरेक्शन के लिए होता है। ईटा किसके लिए है? डायरेक्शन के लिए होता है। इसकी भी बात हम लोग आगे करेंगे। तो लेकिन अभी अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, इन मैग्नीट्यूड, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर पी साइन थीटा। L इक्वल टू आर पी साइन थीटा। और यहां पर P क्या है? P क्या है? लीनियर मोमेंटम m भी। P क्या है? लीनियर मोमेंटम m भी।
अब देखो तो यहाँ P का स्थान पर एम भी हो गया, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी आर साइन थीटा। L इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी आर और साइन थीटा। देखिए ध्यान देने वाली बात है, ये तो फॉर्मूला हुआ ही। अब यहाँ पर इसको और समझिए। देखिए जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रहा है, जैसे मान लीजिए सीलिंग फैन ही अगर वो रोटेट करता है, ठीक है, तो वहाँ पर रोटेशन से रिलेटेड आपका ये एंगुलर मोमेंटम होता है, रोटेशन से रिलेटेड एंगुलर मोमेंटम होता है। और कंपैरिजन के आधार पर देखो लीनियर मोमेंटम क्या हुआ, एम भी, लीनियर मोमेंटम क्या हुआ, P इक्वल टू एम भी, उसके आधार पर एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम के स्थान पर आई, भी के स्थान पर ओमेगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। तो यह भी फॉर्मूला इसके लिए होता है, आई ओमेगा, वो आगे अभी आ जाएगा, आई ओमेगा भी, ठीक है, कंपैरिजन के आधार पर। लेकिन एंगुलर मोमेंटम के लिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, L इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा, L इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। और यहाँ थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, देखो तो R और P का मतलब भी हुआ, P इक्वल टू एम भी होता है, तो R और V के वेलोसिटी V और के बीच का एंगल जो है थीटा है। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच का एंगल है, R और V। तो यहाँ देखिए जैसे मान लो कोई भी पार्टिकल इस तरह से, यहाँ पर कोई पार्टिकल है इस तरह से ये रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, है ना, तो इसका ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। और ये आपको पता है कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वह टेंजेंशियल होगा, अगर ये रोटेशन कर रहा है तो यहाँ पर ये डायरेक्शन है, R आपके पास ये है, तो यहाँ पर थीटा कितना बना 90, R और V के बीच का एंगल कितना बना 90। तो इन जनरल अगर रोटेशनल मोशन का केस है इन जनरल, तो यहाँ पर थीटा कितना बनता है 90। तो अगर यहाँ पर थीटा साहब 90 हो, अगर थीटा 90 हो तो L कितने के बराबर होगा, एम वी आर। और हमेशा थीटा 90 हो ये जरूरी भी नहीं है ना, लेकिन इन जनरल जो आपको स्टडी करना है उसमें थीटा का केस 90 बन सकता है। तो L इक्वल टू एम वी आर अगर थीटा 90 हो तो, और थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन R एंड V, एम वी आर। अब यहाँ पर फिर देखो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी आर, और V को क्या दे सकते हैं, ओमेगा आर, V को ओमेगा आर दे सकते हो, और R अपने जगह पर। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, एम आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया इंटू ओमेगा। देख लीजिए एम आर स्क्वायर आई दे सकते हैं, एम आर स्क्वायर को क्या दे सकते हैं, आई, और ओमेगा अपने जगह पर। तो ये जो फॉर्मूला आप खोज रहे थे ये मिल गया कि नहीं, तो ये अब इतना के बाद मिला, लेकिन कंपैरिजन के आधार पर तो हम लोग इसको बहुत पहले ले आए हैं, है ना। लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू एम भी, जहां जहां मास वहां वहां, जहां जहां मास वहां वहां, जहां जहां भी वहां वहां, जहां जहां भी वहां वहां, जहां जहां मास वहां वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बात समझ में। तो कंपैरिजन के आधार पर ये हम लोग पहले ही ले आए हैं, और यहाँ पर जाकर के फिर ये फॉर्मूला आपके पास साबित भी हो गया कि L इक्वल टू आई ओमेगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा थीटा 90 हो, लेकिन रोटेशन के केस में क्या होगा कि इन जनरल थीटा क्या होगा 90 होगा, हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गया। तो L इक्वल टू आर क्रॉस P, इसी से यहाँ पर आता है ये, है ना। यह है क्या, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। या और भी दूसरे तरह से इसको डिफाइन करते हैं कि टर्निंग मोमेंट ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, टर्निंग मोमेंट ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। लेकिन ज़्यादा अच्छा यही है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा यही है। ये बात समझ गए। अब यहाँ देखिए
एंगुलर मोमेंटम को देने का दूसरा तरीका अब यहाँ देखिए, यहाँ जैसे L इक्वल टू हमारे पास क्या है R क्रॉस P, L इक्वल टू R क्रॉस P। अब यहाँ देखिए इसका एंगुलर मोमेंटम का डिटेल, L इक्वल टू R क्रॉस P। अब अगर हम लोग इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में देना चाहें तो कैसे ले जाएंगे, तो यहाँ देखो R क्रॉस P को क्या दे सकते हैं, M भी दे सकता है ना, M भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखो M बाहर निकालो, मतलब R क्रॉस V ऐसा दे सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको दिया जा सकता है, इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म, डिटर्मिनेंट फॉर्म में L इक्वल टू, अब यहाँ देखो क्या तरीका होता है देने का डिटर्मिनेंट फॉर्म में, ये आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए कैसे देते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में, मास तो बाहर आ गया, क्या तरीका होता है, पहले आई जे के दे देते हैं वेक्टर के हिसाब से, और इसके बाद आर का फैक्टर यहाँ पर होगा। तो आर क्या है, डिस्टेंस है, पोजीशन वेक्टर है, तो इसके स्थान पर हम एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस एक्स ले लिया, वाई डायरेक्शन में वाई ले लिया, जेड डायरेक्शन में जेड ले लिया, और यहाँ पर अब वी का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में वी एक्स लिया, वाई डायरेक्शन में वी वाई लिया, जेड डायरेक्शन में वी जेड लिया। देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो आई जे के है, एक्स वाई जेड है, वी एक्स वी वाई वी जेड, और यहाँ पर मास इसको बाहर रखा, ठीक है। क्योंकि मास सभी में आएगा, तो डिटर्मिनेंट में तो आपको पता है कि अगर सभी में आता है तो फिर हम लोग उसको बाहर कर सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक बात है। तो अब यहाँ पर देखिए L, अब तरीका क्या है, क्या तरीका है, जैसे आई लिखते हैं यहाँ पर, फिर ब्रैकेट माइनस करके, फिर ब्रैकेट माइनस करके जे यहाँ दिया, फिर ब्रैकेट प्लस करके, फिर ब्रैकेट, फिर देखो यहाँ पर आई लिया, क्या तरीका है डिटर्मिनेंट का, इसके नीचे खत्म इधर खत्म, यही लेते हैं ना पहले। फिर देखिए आई लिया ब्रैकेट माइनस जे, फिर ब्रैकेट प्लस के, फिर ब्रैकेट आई के नीचे खत्म इधर, तो क्या बचा देखो, तो आई लेंगे तो इधर ये खत्म हो गया, वाई वी जेड क्या हो जाएगा, वाई वी जेड है ना, माइनस वी वाई जेड है ना, वी वाई जेड। फिर देखो माइनस जे का फैक्टर लेना है, जे के नीचे खत्म इधर खत्म, एक्स वी जेड क्या हो गया, एक्स वी जेड माइनस वी एक्स जेड, यही ना, माइनस वी एक्स जेड। फिर आइए के का फैक्टर लेना है, क्या करेंगे, के नीचे खत्म इधर खत्म है ना, के नीचे खत्म इधर खत्म, एक्स वी वाई माइनस वी एक्स वाई, एक्स वी वाई माइनस वी एक्स वाई, वी एक्स वाई। बोले इसमें कोई दिक्कत है, तो यहाँ पर यह जो एंगुलर मोमेंटम का ये आपका कंप्लीट वेक्टर फॉर्म होता है एंगुलर मोमेंटम के लिए। आइए पहले इसको भी लिख लीजिए। अब आइए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए जिस तरह से लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है। अगर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया जाए, इफ देयर इज नो एनी एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड ऑन द बॉडी या सिस्टम, देन एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अगर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है, जैसे कि लीनियर मोमेंटम में भी लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन तभी लागू होता है
जबकि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। As there is no any external force is applied on the body, then linear momentum is conserved। तो लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व तभी होता है जबकि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व तभी होगा जबकि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगना चाहिए। आई बात समझ में? एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे लीनियर मोमेंटम की जब हम बात करते हैं तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से क्या होता है आपका? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये होता है F इक्वल टू dp अपॉन dt, यही ना होता है? तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम के लिए? तो न्यूटन साहब जो कहते हैं अपने सेकेंड लॉ में रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और इसमें किसी भी मोमेंटम की बात न्यूटन साहब करते हैं। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो ये लीनियर मोमेंटम भी हो सकता है और ये एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है। तो उसी तरह से जब एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे? टॉर्क लेंगे, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? dp बटे dt के स्थान पर क्या हो जाएगा? p के स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? l हो जाएगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम। p के स्थान पर l। ये लीनियर मोमेंटम की बात हुई, ये लीनियर मोमेंटम की बात हुई। और ये किसकी बात होगी? एंगुलर मोमेंटम की बात होगी। ये किसकी बात होगी? एंगुलर मोमेंटम की बात होगी। अब यहाँ देखो कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगे, इफ देयर इज नो एनी एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, तो इसका मतलब dl बाई dt क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इफ देयर इज नो एनी एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, कोई भी अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगे तो इसका मतलब dl बाई dt इक्वल टू जीरो हो गया। तो टॉर्क है ही नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं किया गया, तो dl बाई dt कितना हो गया? जीरो हो गया। dl बाई dt क्या हो गया? जीरो हो गया। तो इसका मतलब L क्या हो गया? dl बाई dt जीरो, तो इसका मतलब L इक्वल टू जीरो या कांस्टेंट। क्या होगा यहाँ? ज्यादा सही कौन होगा? कांस्टेंट होगा भैया। जीरो तो ये तो बच्चा भी बता देगा। आप बड़े हैं, जवान हो, जरा आप उस तरह से सोचो कि dl बाई dt जीरो है, L जीरो हो गया तो ये कौन सी बड़ी बात है जीरो होना? L कांस्टेंट हो तो भी जीरो होगा। L अगर कांस्टेंट हो तो भी जीरो होगा। तो dl बाई dt अगर जीरो है तो इसका मतलब L इक्वल टू कांस्टेंट। ये यहाँ पर फ्रूटफुल है। कहने का मतलब L अगर कांस्टेंट है तो भी dl बाई dt क्या होगा? जीरो होगा। तो कहने का मतलब अगर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? हमेशा ही कंजर्व रहेगा। क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम हमेशा ही कंजर्व रहेगा। तो L इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा अब ये बताओ L होता क्या है? I ओमेगा, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो I ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। और यही तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है कि I ओमेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, विच इज कंजर्वेशन ऑफ क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यही तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, है ना? I ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। जैसे मान लेते हो
कि लेते हो ना हम लोग बॉयल्स लॉ के अनुसार पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, तो P1 V1 बराबर P2 V2, तो आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 विच इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका क्या मतलब हुआ कि आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट या I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, इसका क्या मतलब हुआ कि I बढ़ेगा तो ओमेगा, I बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, I घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। आई बात समझ में? I बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा। आई बात समझ में? I घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, दोनों मिलकर के क्या रखता है, इसको कांस्टेंट रखता है। तो इसका जो है कई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है एंगुलर मोमेंटम का, हम लोग प्रैक्टिकल तौर पर यूज करते हैं। जैसे कहा जाता है कि जब आप जैसे इस तरह से छलांग मार के नदी में या स्विमिंग पूल में जब आप कूदते हो, है ना, कूदे वैसे नदी में छलांग मार के, तो उसमें हाथ पैर को क्या किया जाता है, इसको ऐसे किया जाता है। कैसे करके कूदते हो, जटायु जैसा पंख फैला के? नहीं ना, चोट लगेगा, तो उसमें हाथ ऐसे करते हो। तो आखिर ऐसे करने का कारण क्या है, क्यों आप जो है ऐसे कर लेते हो? तो इसके पीछे वहाँ फिजिक्स लगता है। कैसे करके क्या करते हो आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटाने का प्रयास करते हो। कम से कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है ना, ऐसे जैसे करोगे आई बढ़ जाएगा, जहाँ ऐसे कर लिए आई घट जाएगा। तो जहाँ आई घटा मोमेंट ऑफ, आई घटा ओमेगा बढ़ जाएगा, आई घटा तो ओमेगा, ओमेगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी आपका बढ़ जाएगा। जैसे आप ऐसे कर लिए आई घटा, और काफ़ी जो है तेज़ी के साथ आप उधर की तरफ बढ़ेंगे, काफ़ी तेज़ी के साथ जो है जा कर के पानी में पहुंच जाओगे। नहीं तो पता था चला कि नदी में छलांग लगा रहे थे, जाना था पानी में, पत्थरे पे जाकर के माथा टकरा गया। बात समझा कि नहीं, है ना? इसलिए वहाँ भी फिजिक्स लगता है। आप हाथ पैर मोड़ करके आई को कम से कम करने का प्रयास करते हो, जितना कम होगा आई ओमेगा उतना ज़्यादा होगा। आई बात समझ में? एंगुलर वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगा, ज़्यादा तेज़ी के साथ आप नदी में कूदोगे, ज़्यादा जो है आगे जाओगे तो पानी ज़्यादा मिलेगा, तो आप वहाँ पर सेफ हैं। और नहीं तो किनारे गिर गए पत्थर पर भी, तो फिर मिजाज ठंडा हो जाएगा। आई बात समझ में? बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं? तो आई ओमेगा मिलकर के कांस्टेंट होगा। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और भी कई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए ठीक है, आज इतना ही, ठीक है। शेष नेक्स्ट डे हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।